पावर ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। खैर हफ्ता ये थोड़ा छोटा है, लेकिन इस बीच हफ्ते के अंदर संकेत काफी सारे रहने वाले हैं। ग्लोबल पैरामीटर्स पे कल 2-3 बड़ी घटनाएं हुई हैं। अमेरिका में एक शूट आउट हुआ और उसका इम्पैक्ट खैर अमेरिकी बाजार पर तो नहीं देखा, बल्कि रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुए। आज भारतीय बाजार उस खबर को कैसे देखेंगे, एक तो ये मुद्दा होगा। इसके अलावा जो घरेलू स्तर पर सरकार, स्टिमुलस, सरकारी तंत्र, रिफॉर्म्स को लेकर जो भी खबरें आ रही हैं वो बाजार की पैनी नजर पे है। उस पर हर खबर पे रिएक्शन मिल सकता है। खैर पिछला हफ्ता काफी खराब था, लेकिन इस हफ्ते में उम्मीद कर सकते हैं कि जो आंकड़े हमको दिख रहे हैं वो थोड़े बेहतर ही हैं। एक बात जरा जल्दी से ये देख लेते हैं कि आज ग्लोबल मार्केट का एसजीएक्स निफ्टी इस समय क्या कह रहा है, क्योंकि ये करीब 22 अंक ऊपर है। अच्छी बात यह है कि 9800 के ऊपर, और दूसरी अच्छी बात है कि 9850 के भी पार ही आके कामकाज कर रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है कि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ज़्यादा दबाव देखने को नहीं मिल रहा है। जो लॉस वेगास में घटना घटी है, 50 लोगों की मृत्यु की खबर आई है वहाँ से शूट आउट के चलते, उसका कुछ ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट्स पे तो कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। संदीप मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे समझ लेते हैं कि अमेरिकी बाज़ारों में कल क्या सा कामकाज हुआ। उसके बाद फिर हम एशियन मार्केट्स भी बारे में भी आपके सामने आंकड़े रखेंगे। पहले एक बार जरा संदीप से जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कल हुआ क्या और कल क्यों यूएस मार्केट्स में तेजी आई इन स्पाइट ऑफ दिस शूट आउट। बताएं संदीप। शुक्रिया डिम्पी। देखिए इनफैक्ट हमें 2 दिन के क्यूज पे रिएक्ट करना है और दोनों दिन के क्यूज देखिए पॉजिटिव है। कल यूएस के मार्केट्स में 0.5% तक के गेन से, परसों के दिन भी पॉजिटिव कारोबार था और 0.5% तक की जो तेजी है वो देखने को मिली। और यूरोपियन मार्केट्स भी 1% के गेंस कल लेके बंद हुए, परसों भी 1% के आसपास की तेजी थी। और आज जो एशियन मार्केट्स में कारोबार है, हालांकि चाइना और कोरिया के बाजार बंद हैं, ज्यादातर कारोबार आपको पॉजिटिव साइड में नजर आएगा। जो तेजी है वो दरअसल डॉलर इंडेक्स में जो मजबूती आ रही है उस वजह से है। एशियन मार्केट्स में 9350 का जो लेवल है वो अब डॉलर इंडेक्स के पार जाता हुआ दिखा है। तो वो दरअसल इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएस में जो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आए थे वो 13 साल की ऊंचाई पर हैं। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स देखिए 60.8 पे है, जो कि मई 2004 के बाद पहली बार इन स्तरों के आसपास दिख रहा है। यानी कि 13 साल में बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ यूएस के मार्केट्स में देखने को मिली है। और यही कारण था कि जो आप लास वेगास की खबर बता भी रहे हैं उसको ना ज्यादा ध्यान देते हुए बाजार ने जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के आंकड़े हैं, उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया। परसों की तेजी के बाद कल तीनों ही इंडाइसेस और इनफैक्ट जो स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000 वो भी रिकॉर्ड ऊंचाई पे बंद हुआ। एक और अच्छी खबर इंडियन मार्केट्स के लिए ये है कि क्रूड जो कि बीते कुछ दिनों में काफी अच्छी तेजी दिखा रहा था, अब वहां पे धीरे धीरे जो रिट्रेसमेंट है वो कहीं ना कहीं गहराता जा रहा है। कल भी करीब 2% के आसपास की कमजोरी थी। $51 का जो लेवल है उसके भी नीचे अब जो कारोबार है वो WTI क्रूड में देखने को मिल रहा है। एक तो यूएस में मिड अगस्त के बाद पहली बार जो रिग काउंट है उसमें इजाफा देखने को मिला है, और उसके साथ साथ सितंबर में जो ओपेक का उत्पादन है उसमें भी इजाफा हुआ है। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जिस वजह से क्रूड में अगर आप देखें तो $51 का लेवल जो है वो भी नीचे की ओर टूटता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल देखा जाए संकेत काफी अच्छे हैं। यूएस के मार्केट्स रिकॉर्ड ऊंचाई पे बंद हुए, एशियन मार्केट पॉजिटिव है और उसके साथ साथ क्रूड गिर रहा है। तो ये तीनों फैक्टर अगर आप देखें इंडियन मार्केट्स के लिए काफी अच्छे माने जाएंगे। ठीक है, सभी के सभी फैक्टर, खासकर मैन्युफैक्चरिंग वाला सेगमेंट जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। 2014 के बाद इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस बार रिकॉर्ड स्तरों पर आंकड़े हमको आते हुए दिखे हैं। ये यूएस मार्केट में तेजी की बड़ी वजह रही है। इन स्पाइट ऑफ दिस कि जब लॉस वेगास में शूट आउट हुआ उसके बाद बाजार ने रिएक्शन देना हमको था कि शायद हो सकता है ½ % कहीं नीचे ना खिसक जाए, बल्कि तो 1/4% से भी ज्यादा और करीब 0.25% बढ़कर बंद हुआ और रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ अपने मैन्युफैक्चरिंग और अपने कोर इकोनॉमिक डाटा की वजह से। आज आप जरा एशियन मार्केट्स में देख लीजिए, हालांकि 2 बड़े बाजार, एक तो कोरिया का और चीन का बाजार आज बंद है, लेकिन जो भी मार्केट आज खुले हैं उनमें कामकाज फ्लैट टू पॉजिटिव ही है। तो ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है। यूएस मार्केट की अच्छी क्लोजिंग, एशिया का अच्छा कामकाज ओपनिंग में दिख रहा है। जो भी बाजार खुले हैं जैसे कि जापानीज मार्केट ये करीब ½ % ऊपर है, और इसके अलावा ताइवान करीब 1/4% ऊपर है। और इसके अलावा आप यूरोपियन मार्केट के भी देखेंगे ना, हाल जो क्लोजिंग हुई है वो भी अच्छी हुई है। तो एसजीएक्स निफ्टी का कामकाज भी ठीक है। संदीप शुक्रिया आपका ये कार्यक्रम में जुड़ के ये बताने के लिए कि 10 ऐसे बड़े ट्रिगर्स कौन से ग्लोबल मार्केट्स के जो आज घरेलू बाजार पर पूरा असर डालेंगे। एसजीएक्स निफ्टी एक बार वापस देखिए, 21 अंकों की बढ़त है। अब जरा एफआईएस का कामकाज भी देख लीजिए, क्योंकि आपको ध्यान है पिछले हफ्ते के अंदर 5-5 हजार करोड़ रुपए की सेलिंग भी आई थी। ये एफआईएस की बिकवाली अभी भी जारी है, ये अभी भी जारी है। 1500+ करोड़ रुपए की बिकवाली फिर से एफआईएस की तरफ से हुई है। हालांकि डीआईज इस आंकड़े को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, उनकी तरफ से 2000 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है, लेकिन संस्थागत निवेशकों में जो इंस्टीट्यूशनल फॉरेन के हैं उनकी तरफ से जो बिकवाली हो रही है वो चिंता की बात है। 1547 करोड़ रुपए की बिकवाली आते हुए दिखी है।
चलिए, आज के मार्केट एक्सपर्ट ब्रजेश से जुड़ने का समय हो गया, एक बार उनसे समझ लेते हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले ना जरा आउटलुक हमने 4 लाइनें आपके सामने रखी हैं, यही 4 पॉइंट्स बड़े काम आएंगे आपके सामने। देखिए, आज शुरुआत में अच्छे संकेत हैं, तो शुरुआत में थोड़ा रुक के आप कामकाज करें। आज मार्केट का जो लक्ष्य है वो 984050 को होल्ड करवा के क्लोज करवाने का है। इंट्राडे स्विंग मिले अलग बात है, क्लोजिंग मिले तो समझ में आएगा। 9760 मार्केट के पास एक अच्छा बेस हो चुका है। यहाँ पे पुट राइटिंग भी बहुत ज्यादा है, पुट राइटिंग बाजार की तेजी के लिए होती है। निफ्टी बैंक का लक्ष्य 24,000 के ऊपर के फिर से बनने लगे हैं। 24,250 पहला पड़ाव है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में छुआ भी था हमने ये पड़ाव, लेकिन बाद में हम फिसल गए थे। आज भी यही लेवल्स होंगे हमारे लिए। आज एसबीआई लाइफ की लिस्टिंग है, तो एसबीआई के शेयर्स पर भी ध्यान रखें। वैसे भी अब 4 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी है, उसका फैसला, खैर पॉलिसी तो आज से शुरू हो जाएगी, फैसला कल आएगा। तो बैंकिंग शेयर्स तो वैसे भी आपके नोटिस पर, आपके रडार पे होने चाहिए। इसके अलावा फ्यूल की बढ़ती कीमतों से आज एविएशन पर आप फोकस रख सकते हैं। ऑटो सेक्टर्स की जो बिक्री आई है उससे थोड़ा गैप अप हम खोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि आउटलुक के अंदर हमने आज के लिए रखी हैं। अब ब्रजेश से जानते हैं टेक्निकल लेवल के हिसाब से बाजार कैसे दिखता है। ब्रजेश बताएं, आप मार्केट आज कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। मॉर्निंग सर। देखिए, मेरा मानना ये है कि जिस हिसाब से मार्केट लास्ट 2 दिन का जो लो बना के जो खरीदी आई है वो खरीदी जरूर रहेगी, लेकिन एग्रेसिव बाइंग ना करें, थोड़ा सा रुक के बाइंग करें। एकदम डेस्परेट नहीं हो बाइंग के लिए। अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मार्केट में पैसा बनेगा। फिलहाल तो यही कहूंगा कि अगर कोई डिप आता है निफ्टी में लगभग 97.75 से लेकर 97.80 तक, तो आप एक बार निफ्टी को बाई कर सकते हैं। ठीक है। 97.60 का आप स्टॉप लॉस लेके चलिए। और मेरा मानना ये है कि एक स्विंग हाई आपको जरूर देखने को मिलेगा, जो निफ्टी को लगभग 98.40 तक लेके जा सकता है। हो सकता है आज के सत्र में देखने को मिल जाए, लेटर हाफ में, या कल के सत्र में मिल जाए। ठीक है, तो आपकी रणनीति हमको निफ्टी को लेकर तो समझ में आई है। छोटे छोटे ब्रैकेट्स में ट्रेड करना है, कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड करना है। 9840 तक का टारगेट है, यही हमने आउटलुक में भी रखा था। और 975060 के रेंज में पुट राइटिंग है। मंदी बिक रही है, इसलिए यह एक अच्छा बेस बनता हुआ दिख रहा है। ब्रजेश, 2 शेयर्स भी अपने बता दीजिए आप। देखिए, गेल को लेना चाहेंगे, जिस हिसाब से जो गैप अप ओपनिंग हुई थी और जिस हिसाब से वो ऊपरी स्तर में बंद हुआ है वॉल्यूम के साथ में, वो इंडिकेट तो करता है कि ये सिलसिला बरकरार रहेगा। तो इंट्राडे के लिहाज से जब तक वो 412 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो एक पोजीशन बाई कॉल की बनती है और इसको लगभग 430-432 तक लेके जा सकती है। ठीक है। और जो दूसरी कॉल है वो अशोक लेलैंड की है। लास्ट फ्राइडे के सत्र में हमने देखा कि इसमें एक नया 52 वीक टॉप बना है और उसी के आसपास बंद हुआ है। तो मौजूद स्तर पे आप बाई कर सकते हैं, या 1-2 रुपए नीचे आया तब भी आप बाई करने की सलाह रहेगी। 119 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और हमारा मानना ये 128 का टारगेट इंट्राडे के लिहाज से अचीवेबल हो सकता है। शॉर्ट टर्म का टारगेट जो है वो लगभग 145 का है। ठीक है ब्रजेश, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ के बताने के लिए। दोनों शेयर्स पे आप ध्यान रखें, एक तो गेल, एक तो गैस के प्राइसेस बढ़े हैं वीकेंड में, आपको पता ही है इस बारे में। हमने आपको सबसे पहले बताया था कि गैस के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, 3 साल बाद बढ़ोतरी हुई है। गेल इसका सीधा बेनिफिशियरी है 432 के टारगेट के लिए। और अशोक लेलैंड, ऑटो सेल्स के नंबर काफी अच्छे आए हैं, क्या उसका भी इम्पैक्ट होगा। और अशोक लेलैंड ऑटो कंपनीज में सबसे मजबूत कैंडिडेट है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में बजाज और टाटा मोटर्स ने जो नंबर दिखाए उसके बेसिस पर भी समझा जा सकता है कि अशोक लेलैंड आज काफी अच्छा दम भर के चल सकता है। 128 तक का टारगेट रख के यहां पर भी एक सौदा प्लस किया जा सकता है। और कुछ एक और कॉल्स भी है, आप नोट कीजिए। आईडीबीआई कैपिटल कह रहा है कि पावर ग्रिड 217 का टारगेट है, 27 का एक स्टॉप लॉस रखें। इसके अंदर आप धीरे धीरे करके मूव आता है, एकदम से आप एक्सपेक्ट करें कि 10% शेयर चल जाएगा, ऐसा होता नहीं है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रख के आराम से इसमें ट्रेड करें। टाटा केमिकल ये एक फास्ट मूवर है, 655 रुपए के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। 637 का एक स्टॉप लॉस है। रुपए के अंदर जैसे से गिरावट आती है ना, कमजोरी आती है, तो कुछ केमिकल कंपनीज को भी बेनिफिट मिलता है क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज भी हैं ये। एल&टी इन्फोटेक, इस पे आप ध्यान सकते हैं। 825 तक का टारगेट, 789 का एक स्टॉप लॉस है। ये तीसरी कॉल है जो हमको अलग अलग एक्सपर्ट से मिल रही है। और एक कॉल तो बिल्कुल मैच कर गया ब्रजेश के साथ, वो है अशोक लेलैंड। ये कॉल तो खैर आपको लगातार 110 के प्राइजेस से बता रहे हैं कि अशोक लेलैंड चलेगा, अच्छा चलेगा। लास्ट सेशन में भी 6% के करीब करीब शेयर चला। 130 तक का टारगेट, 121 का यहाँ पे स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। आप जरा कुछ क्रेडिट पॉलिसी के आंकड़े भी आप देख लीजिए, क्रेडिट पॉलिसी कैसी रह सकती है, क्योंकि आज से ही बैठक शुरू हो जाएगी मॉनेटरी कमेटी की और कल फैसला आएगा। हमने पोल किया, हमने कई एक्सपर्ट से पूछा कि इस पॉलिसी में आखिरकार होने क्या वाला है। पोल तो ये बता रहा है कि इस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा, किसी तरह का कोई कट नहीं होगा।
ज्यादातर मार्केट्स के पार्टिसिपेंट कॉर्पोरेट्स जिनसे बातचीत हुई वो कह रहे हैं कि आरबीआई थोड़ा मुश्किल में होगा, इस बार कट नहीं करने वाला। हाँ, लेकिन फिर भी अगर कट होता है 0.25% तक की कटौती हो सकती है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस पे आके राजी हो रहे हैं अगर कट होता है तो। वैसे तो चांसेस नहीं के हैं, अगर होता भी है तो 0.25% से ज्यादा नहीं होगा। ये 80% ब्रोकर्स और एनालिस्ट का व्यू है जो हमने आपके सामने रखा। हमने इसमें एक दो क्वेश्चंस और भी रखे थे कि जीडीपी की ग्रोथ कैसे रह सकती है, फोकस क्या रहेगा, क्या महंगाई फोकस रहेगा गवर्नमेंट का, किस तरह का व्यू रहने वाला है। तो उसमें ये सारे पोल्स में सारे पॉइंट यही निकल के आए हैं कि इस बार सरकार का फोकस और आरबीआई का फोकस दोनों का जीडीपी ही होगा। और आपको भी ध्यान है फिच की जो रेटिंग आई है उसने भी 7% से नीचे कर दिया जीडीपी का अनुमान। तो काफी सारे संकेत इस बार पॉलिसी के साथ जुड़ते हुए दिखे हैं। तो इस बार कुछ तिमाही के अंदर कैसे सुधार होगा, तो ज्यादातर ब्रोकर्स कह रहे हैं 3 से 4 तिमाही लग जाएंगी कुछ जीडीपी ग्रोथ के अंदर सुधार होने के लिए। जिन एक्सपर्ट्स से हमने बातचीत की, जिन कॉर्पोरेट्स से हमने बातचीत की, जरा उनका व्यू भी आप सुनिए। जो इकोनॉमी एज ए लार्ज में देखता हूँ तो मुझे लगता नहीं है कि रेट कट होगा, क्योंकि आप देखिए जो सबसे बड़ा जो मैंने देखा है मैंडेट जो रिजर्व बैंक कर रही है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखे, और इन्फ्लेशन अब थोड़ा बढ़ने लग गया है। ऑयल के प्राइसेस बढ़ गई हैं और भी सभी कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो इसके कारण मुझे लगता नहीं है कि इंटरेस्ट रेट कम हो। मेरी इच्छा हो कम होगा, पर मुझे चांस कम लग रहा है। दरें जरूर कम होनी चाहिए, और दरें तब कम होंगी जबकि मॉनेटरी पॉलिसी में रेट जो है वो कम किए जाए। हमारे विचार में 1% से 1.5% तक जरूर कम होना चाहिए। ऑल्दो जितने भी पंडित हैं, आर्थिक पंडित हैं, वो यही कहते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स हो, 50 बेसिस पॉइंट्स हो, पर हमारे विचार में इस वक्त 8, 8.25% तक दर चल रही है। उसको कम से कम 6.5 तक आना चाहिए। बेशक एक स्टेप में ना आए और आगे आने वाले महीनों में आए, पर ये दरें जरूर कम होनी चाहिए। ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये तो कह रहे हैं कि दरें नहीं घटेंगे, लेकिन उनकी उम्मीद तो है कि दरें घट जाएं। हमारी भी उम्मीद है कि अब तो दरें घट ही जानी चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था की इस हालत को देखते हुए दरें घटना अनिवार्य है, कंपलसरी जैसा हो गया है। खैर, अब अंचल मिर्जा जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ एक अहम खबरें के बारे में जानते हैं। कौन सी आज के स्टॉक्स इन न्यूज हैं? अंचल, क्योंकि आज का आप न्यूज लिस्ट मेरे को लगता है आपका लंबी है, 3 दिन की छुट्टी के बाद जो सारी खबरें आप इकट्ठी करके लेके आए हैं, मेरे को जरा एक एक करके बताइए। ऑटो बिक्री के नंबर कैसे रहे हैं, जरा पहले ये बताइए आप। बिल्कुल डिम्पी, अगर मारुति सुजुकी से शुरुआत करते हैं, अच्छे सेट ऑफ नंबर्स रहे। कुल बिक्री करीब 9% बढ़ी, जिसमें घरेलू बिक्री ऑलमोस्ट 10.25% और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 1.3% इंप्रूव हुए। वहीं टाटा मोटर्स के केस में जो कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री है 18% बढ़ती हुई दिखी। कमर्शियल व्हीकल सेल्स करीब 30% के करीब 29% की ग्रोथ दर्ज की। बजाज ऑटो के लिए एक अच्छा महीना रहा, रिकॉर्ड सेल्स रही इस बार बजाज ऑटो की। 14% बिक्री बढ़ के 4.25 लाख के पार चली गई। वहीं घरेलू बिक्री 10% और एक्सपोर्ट्स 21% बढ़ा है। आयशर मोटर्स की जहां तक बात रही, एक और महीना रहा जहां पे एक अच्छे सेट ऑफ बिक्री कंपनी ने पोस्ट की है। 22% की कुल बिक्री बढ़ी है, जिसमें 17% की ग्रोथ कंपनी के एक्सपोर्ट्स में आती हुई दिखी है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे बिक्री आंकड़ों के चलते इन सभी शेयरों में आज तेजी रह सकती है। ऐसा नंबर जो आपको लग रहा है जो उम्मीद से खरा नहीं उतरा हो, या सभी उम्मीद से बेहतर ही है? डिम्पी, अगर सभी नंबर उम्मीद से बेहतर है, लेकिन अगर मुझे किसी शेयर पे फोकस करना होगा तो मैं आयशर मोटर्स पे करूंगा। आयशर मोटर पे अंचल फोकस करेंगे, ये उम्मीद से थोड़ा ज्यादा बेहतर नंबर्स लेके आया है। एक्सपोर्ट इसका 17% के आसपास बढ़ा है। और अशोक लीलैंड तो अभी हमने आपको 2 एक्सपर्ट्स का टेक्निकल व्यू भी आपको दिलवाया कि इस अशोक लीलैंड पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। खैर, एसबीआई लाइफ की लिस्टिंग भी है, जरा चलो उसके बारे में बताएं। ये लिस्टिंग गेन आज देने वाला है, नहीं देने वाला है? एक्सपर्ट्स का व्यू क्या कह रहा है, रखना है इस शेयर को हमको? बिल्कुल डिम्पी, देखिए सबसे पहले तो डिटेल्स क्लियर कर देते हैं। आज एसबीआई लाइफ की लिस्टिंग होगी। 700 रुपए प्रति शेयर का इश्यू प्राइस तय किया गया है। 685 से 700 रुपए का प्राइस बैंड था। अपर एंड पे प्राइस बैंड के जो इश्यू प्राइस है उसे तय किया गया है। जहां तक रही बात लिस्टिंग गेन्स की, कोई मेजर सर्च की उतनी उम्मीद नहीं की जा रही है। देखिए, आईसीआईसीआई लंबार्ड की लिस्टिंग के बाद कहीं ना कहीं एक जरूर हैम्पर हुआ है जो ग्रे मार्केट ट्रांजेक्शन है उन पे, तो उसी का एक डेंट लगेगा। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग चीज रहेगी क्योंकि क्यूआईबी ने करीब 12.5 गुना सब्सक्राइब किया था, तो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज पे स्ट्रांग रह सकती है। तो शुरुआत में लिस्टिंग के एकदम बाद आप इसमें बड़ी डील्स होती हुई दिखेंगे और वो क्रिटिकल रहेगा अगर अच्छे भाव पे वो डील्स होती हुई दिखी।
तो लिस्टिंग गेन्स आपको डेफिनेटली मिलते हुए दिखेंगे। हालांकि मैक्सिमम ब्रोकर्स का यही मानना है बेहतरीन कंपनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन शेयर है। जहां तक रही बात लिस्टिंग गेन्स की, तो उतने कोई मेजर गेन्स की अभी उम्मीद नहीं की जा रही। ठीक है अंचल, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी आपसे कुछ हम खबरों वाले शेयर भी समझेंगे कि कौन से खबरों वाले शेयर हैं, लेकिन ठीक उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो एसबीआई के बारे में आपको पता लगा कि लिस्टिंग गेन का शेयर नहीं है, इन्वेस्टमेंट का कॉल है। आज ऑटो नंबर्स भी सुन सकते हैं, कुछ खबरों वाले शेयर्स भी हैं, ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स भी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं ना, वो सब कुछ आपके सामने रखेंगे।